हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुख EduWorld। हम कर रहे थे पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। आज कोशिश करूँगी मैं इस वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाए। ओके, रिमेनिंग जो पोर्शन इसका बाकी है, तो पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस का ये है सेकंड पार्ट। अगर ख़त्म हो जाता है तो ओके, अगर नहीं होता तो हो सकता है एक वीडियो और आए, अदरवाइज कम चांसेस हैं। आज ही ख़त्म कर देंगे। इसके बाद मैं प्रोवाइड करूँगी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, थोड़े से टफ लेवल के, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और वो आप सॉल्व करके देख सकते हो इसके बाद। बट पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लो, कंटेंट दिमाग से निकाल लो अपने, तो यही सही ऑप्शन है। उसके बाद जब आपका हो जाएगा फिर मुझे आप बता सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। उसमें रहेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। सो आज हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें हम देखते हैं जो प्राइमरी पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक होता है, पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए जो फीड स्टॉक चाहिए उसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। प्राइमरी पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक, तो इसके अंदर क्या है बच्चा, जो हमारे पास मेन फीड स्टॉक होता है, जो यूज़ होता है पेट्रोकेमिकल्स के लिए हमें चाहिए होता है मेनली, तो वो फीड स्टॉक डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो अगर उसके हम टाइप की बात करें तो एक तो होता है नेचुरल गैस, ये भी एक फीड स्टॉक है, नेचुरल गैस। सेकेंड वन इज नेफ्था, नेफ्था मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पिछली वीडियो में, नेफ्था। थर्ड वन इज गैस ऑयल। नेक्स्ट इज कंडेंसेट्स, कंडेंसेट्स। नेक्स्ट है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। नेक्स्ट वन इज इथेन और प्रोपेन गैसेस, इथेन और प्रोपेन। क्लियर? तो ये हैं डिफरेंट टाइप के फीड स्टॉक्स। और अगर हम इनके सोर्स की बात करें, ये कहाँ से आते हैं, तो नेचुरल गैस का जो मेन सोर्स है वो कौन सा है, गैस फील्ड। नेफ्था आता है क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन के बाद। गैस ऑयल जो बनती है उसका सोर्स है वैक्यूम डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड। और कंडेंसेट्स हैं जो ये एसोसिएटेड ही होते हैं नेचुरल गैस के साथ, ही पार्टिकल्स होते हैं। कंडेंसेट्स एसोसिएट्स विद नेचुरल गैस। नेक्स्ट इज एलपीजी, एलपीजी क्या है, रिफाइनरी का बाय प्रोडक्ट है एलपीजी, रिफाइनरी बाय प्रोडक्ट। इसके बाद इथेन एंड प्रोपेन है, इनका सोर्स है एनजीएल, एनजीएल, एनजीएल नेचुरल गैस लिक्विड्स। नेचुरल गैस लिक्विड्स। तो ये जितने भी फीड स्टॉक है मेन, जहाँ से पेट्रोकेमिकल जो जो यूज़ होते हैं पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए, जिनको प्रोसेस किया जाता है, तो ये वाला है मेन टाइप में फीड स्टॉक। ओके, तो इसका फीड स्टॉक का मेन सोर्स ये वाला है। नेक्स्ट अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें इनकी, ओके, तो आपको बच्चे इसलिए करवा रही हूँ, हो सकता है आपको बोरिंग लगे, बट इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आने वाला है कि नेफ्था का सोर्स कौन सा है, दैट इज क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन। तो आपको इसको ऐसे लर्न करना है। ओके, तो नेचुरल गैस है जो, वो इस किस फॉर्म में रहेगी, वो तो गैस फॉर्म में ही रहेगी। नेफ्था है ना, जो मैंने आपको कल ही बताया था, ये है लिक्विड फॉर्म में,
गैस ऑयल दैट इज ऑल्सो इन लिक्विड फॉर्म, कंडेंसेट्स भी हैं जो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, और एलपीजी है जो गैस और लिक्विड फॉर्म में रहेगी, और इथेन एंड प्रोपेन ये भी गैसेज ही हैं। ओके, तो ये है इनकी फिजिकल स्टेट। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पेट्रोकेमिकल बनाने के लिए जो ये टाइप्स हैं फीड स्टॉक, इनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की स्पीसीज होती है, जैसे इथेन प्रोपेन स्पेशल टाइप के जो कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन्स, उनको ट्रीट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है इन डिफरेंट केमिकल्स जो कि पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं। ओके, तो सब फीड स्टॉक के अंदर कौन कौन से वो मेन स्पीसीज हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम आगे यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक स्पीसीज को टू प्रिपेयर पेट्रोकेमिकल्स, तो वो बताती हूँ कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं इनके। तो नेचुरल गैस के अंदर जो मेन कंपोनेंट रहता है, मेन कंपोनेंट्स नेचुरल गैस के अंदर, तो वो है मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन ये रहता है। इसके बाद नेफ्था है, वो कल भी बताया था आपको। नेफ्था क्या है? मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन चेन C5 टू कार्बन चेन C10, इनका मिक्सचर रहेगा हाइड्रोकार्बन्स का, जिसको हम बोलेंगे, टर्म यूज होती है मिक्सचर के लिए, नेफ्था। नेक्स्ट इज गैस ऑयल। गैस ऑयल भी मिक्सचर है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे विद कार्बन चेन C10 टू C20 हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट वन इज कंडेंसेट्स, ये भी लाइट हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। कंडेंसेट्स मिक्सचर ऑफ लाइट हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट इज एलपीजी। एलपीजी मिक्सचर रहता है अब इसके अंदर प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। नेक्स्ट इथेन एंड प्रोपेन गैसेज है, वो तो एज इट इज लिखोगे, इथेन एंड प्रोपेन। ओके, तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं जो हमें, जिनके लिए हम इस फीड स्टॉक को यूज़ करते हैं और ट्रीट करते हैं फर्दर, क्योंकि उनके अंदर ये वाले जो कंपाउंड्स हैं वो आगे कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोकेमिकल्स के अंदर। ओके, तो ये यूज़ होते हैं आगे। मीथेन है जो आगे जो भी हमें इससे मिलता है पेट्रोकेमिकल, वो फर्दर यूज़ होता है टू फॉर्म फाइनल जो पेट्रोकेमिकल बनता है इनसे, उसका जो अगर हम यूज़ है उसके यूज़ की बात करें तो ये यूज़ होता है पेट्रोकेमिकल टू फॉर्म अमोनिया, मीथेनॉल एंड इथिलीन। इसके केस में स्टीम क्रैकिंग यूज़ होती है एंड रीफॉर्मिंग प्रोसेस यूज़ होती है, उसके अंदर ये जो नेफ्था है वो यूज़ किया जाता है। नॉट नेफ्था, जो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं ये बनते हैं, जो ये यूज़ होते हैं इन स्टीम क्रैकिंग प्रोसेस के अंदर एंड रीफॉर्मिंग के अंदर। इसी के साथ जो ये वाले हाइड्रोकार्बन्स है C10 टू C20, ये मेन कंपोनेंट्स यूज होते हैं टू फॉर्म ओलेफिन्स एंड एरोमेटिक्स। नेक्स्ट प्रोपेन एंड ब्यूटेन है जो, सॉरी ये है जो हमारे पास C10 टू C20 हाइड्रोकार्बन्स ये यूज होते हैं। C5 टू C10 यूज होते हैं स्टीम क्रैकिंग एंड रीफॉर्मिंग में। C10 टू C20 जो हमें देते हैं पेट्रोकेमिकल्स, वो फर्दर यूज होते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर। ये रब कर रही हूँ यहाँ से। कैटालिटिक क्रैकिंग एंड अल्काइलेशन। और इसके बाद अगर लाइट हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, वो यूज होते हैं टू फॉर्म एरोमेटिक्स एंड ओलेफिन्स। प्रोपेन एंड ब्यूटेन यूज होता है टू फॉर्म प्रोपाइलिन एंड आइसोब्यूटाइलिन। ये सोर्स है टू प्रिपेयर प्रोपाइलिन एंड आइसोब्यूटाइलिन।
फर्दर इथेन एंड प्रोपेन है, इनसे बनती है इथिलीन और प्रोपाइलिन थ्रू प्रोसेस स्टीम क्रैकिंग। ये मैंने कल भी डिस्कस करा था, स्टीम क्रैकिंग। और बनता क्या है, इथेन से बनता है इथिलीन और प्रोपेन से बनती है प्रोपाइलिन। तो ये है हमारे पास मेन फीड स्टॉक। इनके ये आते कहाँ से हैं, इनका सोर्स रहता है ये वाला। इनको हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर होते हैं ये वाले कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स से बनते हैं कुछ पेट्रोकेमिकल्स वो जो यूज़ होते हैं ये बनाने के लिए, लाइक अमोनिया, मिथेनॉल, इथिलीन। और इसी तरह से ये जो हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं ये जो बनते हैं, इनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स है, वो आगे डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू ट्रीट किया जाता है उनको। और कुछ स्पेशल हमें पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं लाइक इथिलीन, प्रोपाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन, प्रोपाइलिन एक्सेट्रा। ओके, एरोमेटिक्स, ओलेफिन्स, तो ये सब कुछ हो जाता है इसके अंदर, ये है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो मेन कंपोनेंट्स हैं इनकी बात करते हैं आगे। मेन कंपोनेंट्स जो है इनके अंदर जिनको यूज किया जाता है टू फॉर्म पेट्रोकेमिकल्स, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं ये देखते हैं। तो फीड स्टॉक के अंदर मेनली जो होते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स, दैट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, नेफ्था एंड गैस ऑयल एलपीजी। ये वाले हैं हमारे पास मेन कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। जो डिफरेंट डिफरेंट पेट्रोलियम है, फीड स्टॉक है, उसके अंदर ये वाले कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और अब हम इनके डिस्कस करते हैं थोड़ी थोड़ी सी प्रॉपर्टी, क्यों हम इनको यूज करते हैं आगे टू प्रिपेयर पेट्रोकेमिकल्स। तो अब इनकी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में मीथेन है जो ये सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है। ओके, इसकी H/C रेशो हाई होती है, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन होता है, स्मॉलेस्ट सिर्फ एक कार्बन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट इथेन, इथेन है जो ये भी अल्केन ही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये देता है क्लीन बर्निंग। इसके बाद प्रोपेन की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हायर देन इथेन। तो प्रोपेन है जो उसका इथेन के कंपैरिजन बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेफ्था मैंने आपको पहले बताया, वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट गैस ऑयल एलपीजी है जो वो हैवियर होती है। ओके, हैवियर होती है, ये क्लीन फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है ये। और इसमें बहुत ही कार्बन रिच इजिली लिक्विफाइड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इस ये क्या होती है, कार्बन रिच होती है, कार्बन रिच होती है एंड इजिली लिक्विफाइड है, जिसकी इजिली लिक्विफिकेशन कर सकते हैं। ये कार्बन रिच कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर, इजिली लिक्विफाइड। नेक्स्ट अगर मीथेन से या इथेन से या प्रोपेन से सपोज करो प्रोपाइलिन बनानी है, इथेन से इथिलीन बनानी है, पेट्रोकेमिकल्स बनाने हैं, तो ये मैंने कल भी डिस्कस करा था। तो इनको प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेसिंग मेथड यूज होता है ये मैंने कल ही बता दिया था। मीथेन होता है स्टीम क्रैकिंग। ओके, मीथेन के लिए यूज होता है स्टीम क्रैकिंग और इथेन के लिए भी यूज होता है स्टीम क्रैकिंग सेम। प्रोपेन के लिए यूज होता है स्टीम क्रैकिंग और इसके साथ ही यूज होता है डीहाइड्रोजिनेशन।
नेक्स्ट नेफ्था के लिए स्टीम क्रैकिंग भी यूज होता है और साथ ही यूज होती है प्रोसेस एक रीफॉर्मिंग भी यूज होती है इसके लिए। और गैस एंड ऑयल एलपीजी के लिए यूज होती है गैस ऑयल, 1 सेकेंड। जो गैस ऑयल होती है बच्चे वो है हमारे पास हैवियर, ओके दोनों लिख दिए मैंने यहाँ पे। और गैस ऑयल होती है कार्बन रिच, ये गैस ऑयल की प्रॉपर्टीज है। ये अगर हम एलपीजी की बात करें इसको सेपरेट कर देते हैं। जो एलपीजी है, एलपीजी एक क्लीन फ्यूल है एंड इजिली लिक्विफाइड है। तो गैस ऑयल है उसके लिए यूज होती है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग मैंने आपको कल ही बता दी थी। इसको भी क्या होता है, ब्रेक करने के लिए एक तरह के कंपाउंड्स को दूसरे तरह के कंपाउंड्स में, वही क्रैकिंग है हाई टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। एलपीजी है जो उसके लिए भी क्रैकिंग यूज होती है एंड अल्काइलेशन प्रोसेस, क्रैकिंग एंड अल्काइलेशन। क्लियर, तो ये वाली चीजें यूज होती हैं। इसके बाद जो पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं इनसे मीथेन को, इथेन को इस प्रोसेस के थ्रू ट्रीट करवा के जो हमारे पास केमिकल्स बनते हैं उनका यूज होता है आगे। तो इसके बाद एक सेक्शन बनवाती हूँ यूज ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं उनका यूज। तो मीथेन से जो बनते हैं उससे मिलते हैं हमारे पास हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया टू प्रिपेयर मीथेनॉल। नेक्स्ट इथेन से मिलती है इथिलीन, ओके। जो मेन पेट्रोकेमिकल्स, सॉरी, जो मेन पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं वही लिखवाती हूँ फिलहाल। इनका यूज मैं पिछली वीडियो में भी लिखवा चुकी हूँ ऑलरेडी। प्रोपेन से बनता है प्रोपाइलीन, ये वाले पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं। और नेफ्था से हमें मिलता है, नेफ्था से इथिलीन, क्योंकि ये मिक्सचर होता है ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, इथिलीन, प्रोपाइलीन, बेंजीन, बेंजीन, टॉलीन। ये एरोमेटिक्स की स्ट्रक्चर्स मैंने कल ही बताई थी आपको। गैस ऑयल से मिलते हैं ऑलिफिन्स, एरोमेटिक्स। और लास्ट एलपीजी है जो उसके अंदर उसको ट्रीट करवा के हमें मिलता है प्रोपाइलीन एंड आइसोब्यूटाइलीन, प्रोपाइलीन एंड आइसोब्यूटाइलीन। ओके, ये है हमारे पास मेन हमारे कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं नेचुरल क्रूड ऑयल फीड स्टॉक के अंदर, और उनकी प्रॉपर्टीज ये होती हैं। इसके बाद इनको ट्रीट करवाया जाता है इस प्रोसेस से और पेट्रोकेमिकल्स ये वाले बनते हैं। क्लियर, ये हो गया। तो अब कुछ कंपैरिजन करते हैं जिनके लिए देखो बहुत सारे कंपोनेंट्स के लिए स्टीम क्रैकिंग प्रोसेस ही यूज होती है। तो जैसे कौन कौन से हैं जिनके लिए स्टीम क्रैकिंग यूज होती है, फिर से उनका कंपैरिजन करते हैं। एक तो देखो इथेन है, इसकी भी स्टीम क्रैकिंग होती है। प्रोपेन की भी स्टीम क्रैकिंग होती है, नेफ्था की भी। एंड गैस ऑयल की भी, ओके। ये हो गया, इनकी तो होती है स्टीम क्रैकिंग। अब इनसे बनता क्या है, इथिलीन भी बन सकती है। तो अगर इथिलीन कितनी बनती है उसकी यील्ड देखें तो इथिलीन भी बन सकती है, प्रोपाइलिन भी बन सकती है मिक्सचर। तो इथिलीन एंड प्रोपाइलिन दोनों की अगर यील्ड देखते हैं इसके केस में, तो इथेन की जब ट्रीट करवाया जाता है स्टीम क्रैकिंग के थ्रू इथेन को, उस केस में इथिलीन है जो
उसका कंटेंट ज़्यादा बनता है और प्रोपाइलिन का बनता है कम। ओके, हाई एंड लो रिस्पेक्टिवली। प्रोपेन के केस में दोनों ही बनती है मॉडरेट अमाउंट में। नेफ्था के केस में इथिलीन बनती है मॉडरेट एंड प्रोपाइलिन बनती है इन विद हाई यील्ड। एंड गैस ऑयल के केस में इथिलीन बनती है लो कंटेंट और प्रोपाइलिन का मिलता है ज़्यादा हाई कंटेंट। ओके, ये हो गया। इसके बाद अगर इनके बाय प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, इनसे बाय प्रोडक्ट्स कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो हमें नहीं चाहिए होते हैं और एक्स्ट्रा जो इस प्रोसेस के थ्रू रिलीज होते हैं वो होने ही है, तो वो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। इथेन के केस में हाइड्रोजन, प्रोपेन के केस में हाइड्रोजन एंड मीथेन। ओके, नेफ्था के केस में ब्यूटाडाइइन एंड एरोमेटिक्स। गैस ऑयल के केस में हैवी एरोमेटिक्स। ओके, ये हो गया। अब इस केस में जो इथेन है वो यूज होता है इथिलीन बनाने के लिए। काफी बार बोल दिया मैंने, अब आपको याद हो गया होगा। और प्रोपेन यूज होता है टू प्रिपेयर टू बैलेंस्ड ओलिफिन प्रोडक्शन। नेफ्था यूज होता है मिक्स्ड ओलेफिन एंड एरोमेटिक्स बनाने के लिए। मिक्सचर मिलता है ओलेफिन्स प्लस एरोमेटिक्स का। और गैस ऑयल है जो वो एरोमेटिक्स एंड हैवियर ओलेफिन बनाने के लिए यूज होती है। क्लियर? तो ये है इसके अंदर। इसके बिना अगर मेरे पास और भी कोई कंटेंट है जो मुझे लग रहा है कि आपको रीड कर लेना चाहिए, वो मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी, यहाँ डिस्कस करने का नहीं फायदा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मेजर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले तो ओलेफिन डेरिवेटिव्स है जो कि मैं आपको नहीं करवाऊंगी, और वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए ओलेफिन्स, जब मैंने आपको बताया था कौन कौन से पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं जिनको ओलेफिन में रखा गया है, लाइक इथिलीन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाडाइइन एंड आइसोब्यूटाइलिन। ये मैंने आपको कल ही बताया, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनके मेजर डेरिवेटिव और कहाँ वो यूज होते हैं, ये मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। सेकंड मैंने आपको करवाया था, याद हो आपको तो, एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स में भी मैंने बताए थे आपको डिफरेंट एरोमेटिक्स लाइक बेंजीन, टॉलिन, जाइलिन, स्टाइरिन, उनके केमिकल फॉर्मूले डिस्कस करे थे, उनके मेन डेरिवेटिव्स देखे थे, उनका मेन एप्लीकेशन कहाँ वो यूज होते हैं, लाइक प्लास्टिक्स, रेजिन्स, एक्सप्लोजिव, एडहेसिव। ये सब कुछ मैंने आपको बताया था कल, ये भी डिस्कस करने की नीड नहीं है दोबारा से। नेक्स्ट है सिंथेसिस गैस डेरिवेटिव्स। ये तीनों ही मैंने क्लासिफिकेशन जब करवाई थी ना, वहीं करवा दिया था आपको। सिंथेसिस गैस डेरिवेटिव्स लाइक जो सिन गैस के कंपोनेंट्स है उनसे क्या बनता है। ओके, तो वो खुद कैसे बनती है सिन गैस, ये मैंने कल ही बताया था। ओके, उनके कंपाउंड जो बनते हैं लाइक मीथेनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये मैंने आपको कल ही डिस्कस कर दिया था। ओके, पिछली वीडियो के अंदर। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो पेट्रोकेमिकल लाइक इथिलीन बनता है, प्रोपाइलिन बनता है पेट्रोकेमिकल, उनसे कुछ पॉलीमर्स बनते हैं जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन। तो ये पॉलीमर्स जो बनते हैं, ओके, उनके लिए कौन सा सोर्स यूज होता है, मोनोमर कौन सा यूज होता है,
ओके, और ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, इनके एप्लीकेशन पार्ट ये देखते हैं। तो जैसे कि इथिलीन है, ओके, प्रोपाइलिन है, ये पेट्रोकेमिकल्स हैं, तो उनसे अलग अलग तरह के जो पॉलीमर्स बनते हैं, पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड आपके पेपर में पीवीसी भी दे रखा होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक होगा पॉलीएस्टर, इसको वो पीईटी भी लिख देते हैं, ओके। एक है सिंथेटिक रबड़, ये मैंने कल भी बताई थी आपको, कौन कौन सी, एसबीआर एंड एनबीआर, नेचुरल एंड सिंथेटिक ब्यूटाइल रबर। तो ये वाले हैं पॉलीमर्स जो बनते हैं पेट्रोकेमिकल्स को एज मोनोमर यूज करके। अब कौन इन पॉलीमर्स को बनाने के लिए कौन कौन से पेट्रोकेमिकल्स एज मोनोमर यूज होते हैं, तो अब मैं आपको वो बताती हूँ। मोनोमर डिस्कस करते हैं। देखो बच्चे, पॉलीथीन है तो इसके नाम से क्लियर है, इथिलीन यूज होता है एज मोनोमर। प्रोपाइलिन के अंदर प्रोपाइलिन यूज होता है एज मोनोमर। पॉलीस्टाइरिन के अंदर ऑब्वियसली स्टाइरिन यूज होगा एज मोनोमर। पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर विनाइल क्लोराइड यूज होगा एज मोनोमर। पॉलीएस्टर के अंदर यूज होता है टेरिफ्थैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल का मिक्सचर। टेरिफ्थैलिक एसिड प्लस इथिलीन ग्लाइकोल, इन दोनों से बनता है पॉलीएस्टर। नेक्स्ट इज सिंथेटिक रबर, ये मैंने कल भी बताया था, इसके लिए मोनोमर यूज होता है ब्यूटाडाइइन प्लस स्टाइरिन, ओके। तो ये है मोनोमर सोर्स जो यूज होते हैं इनके लिए। तो अब ये जो पॉलीमर्स बनते हैं बच्चे, ये यूज क्यों होते हैं, कहाँ मतलब कहाँ यूज किया जाता है इनका। तो जैसे पॉलीथीन है, ये तो पता ही आपको, फिल्म्स बैग बनाने के लिए यूज होता है, कंटेनर्स की तरह यूज होता है इसका। पॉलीप्रोपाइलिन और जो है वो टेक्सटाइल में यूज होता है, टेक्सटाइल्स में। एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं जो, उनमें यूज होता है। इसके बाद पॉलीस्टाइरीन कल भी डिस्कस करा था, पैकेजिंग पार्ट्स हैं जो, पैकेजिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये यूज होता है विंडो के फ्रेम्स में एंड पाइप्स के अंदर। पॉलीएस्टर यूज होता है क्लॉथिंग में एंड बॉटल्स में। एंड स्टाइरीन सिंथेटिक रबर है जो, वो यूज होती है टायर्स में, सील्स में एंड फुटवियर में। आई थिंक मैंने ये कुछ कल वाली वीडियो में भी डिस्कस करा है इनको, ओके। तो अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है आज ही खत्म कर देते हैं इस वीडियो को। अब थोड़ी सी प्रोसेस है वो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। वन इज स्टीम क्रैकिंग, जो यूज होती है पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए। स्टीम क्रैकिंग ये कल भी बताया था। इसमें क्या होता है बच्चा, जो हाइड्रोकार्बन है ना, फीड स्टॉक है, जिस कोई भी क्रूड ऑयल है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन है, उनको ट्रीट करवाया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। हाई टेम्परेचर यानी कि 750 टू 900 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो आप। और यहाँ पर हीटिंग का सोर्स दिया जाता है स्टीम, ओके। तो ये स्टीम की प्रेजेंस में इतना टेम्परेचर दिलवाया जाता है हाइड्रोकार्बन के फीड स्टॉक को, ओके। तो ये मोस्टली यूज की जाती है प्रोसेस, क्यों, क्योंकि इसमें हमें क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन फीड स्टॉक को ट्रीट कराने के बाद हमें लाइट ऑलिफिन्स मिलते हैं। लाइट ऑलिफिन्स, ऑलिफिन्स यानी कि अल्कीन्स, लाइट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से, इथिलीन हो गए, प्रोपाइलिन हो गया,
एंड ब्यूटाडाइइन हो गया। ऐसे मतलब जो लाइट ओलिफिन्स हैं, ये सारी अल्कीन्स है ना, इन लगा हुआ है इनके पीछे, तो ये लाइट वेट है जो ओलिफिन्स ये मिलती है हमें इनसे। एक एग्जांपल की तौर पे अगर डिस्कस करें, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इथेन है जो उसकी स्टीम क्रैकिंग होती है और बनता है इथिलीन, जो कि आपका पेट्रोकेमिकल है, प्लस में रिलीज होती है हाइड्रोजन। सिमिलर अगर प्रोपेन की बात करते हैं, उसकी भी क्या होती है, स्टीम क्रैकिंग, और इससे मिलती है प्रोपाइलिन प्लस मीथेन प्लस हाइड्रोजन। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से स्टीम क्रैकिंग प्रोसेस है कि जिसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कोई भी फीड स्टॉक होता है उसको हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं थ्रू स्टीम, बाय यूजिंग स्टीम इन दैट सिस्टम, एंड आपको मिलते हैं लाइट ओलिफिन्स। लाइट ओलिफिन्स में जो अल्कीन्स होती हैं, लाइट पेट्रोकेमिकल्स मिलते हैं आपको। और ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। तो ये वाली प्रोसेस होती है जो होती है स्टीम क्रैकिंग, मैंने कल भी डिस्कस कर ली थी आपके साथ स्टीम क्रैकिंग। इसके बाद एक और डिस्कस करते हैं कैटालिटिक रीफॉर्मिंग। ओके, कैटालिटिक रीफॉर्मिंग प्रोसेसेस सारी वही हैं जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर देते हैं हाई और कुछ किसी ना किसी चीज़ को ब्रेक किया जाता है। तो कैटालिटिक रीफॉर्मिंग में के नाम से ही क्लियर है, कैटालिटिक रीफॉर्मिंग। रीफॉर्मिंग मीनिंग दोबारा बनाना, कैटालिटिक रीफॉर्मिंग मतलब कैटालिटिक मतलब कैटालिस्ट यूज हो रहा है उस प्रोसेस के अंदर। तो इसमें क्या होता है, इसमें नेफ्था है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, उसकी रीफॉर्मिंग की जाती है, उसको उसमें से एरोमेटिक्स अलग कर लिए जाते हैं, तो उससे बनते हैं हमें हमारे पास एरोमेटिक्स। कौन से वाले एरोमेटिक्स, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, टॉलिन, जाइलिन। तो ऐसे वाले एरोमेटिक्स बनते हैं नेफ्था से। और कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है, कैटालिटिक रीफॉर्मिंग। कैटालिस्ट कौन सा यूज किया जाता है, प्लेटिनम बेस्ड जो भी कैटालिस्ट हैं वो यूज होते हैं इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर। और ये टेम्परेचर दिया जाता है रिएक्शन को 500 से 525 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ ही जो रिएक्शंस होती हैं कौन सी होती हैं, कुछ की आइसोमेराइजेशन हो जाती है और कुछ में से जो नेफ्था है, अल्कीन्स बन रही हैं एरोमेटिक, तो हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो कौन सी प्रोसेस होती है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, डिहाइड्रोजिनेशन एंड आइसोमेराइजेशन, आइसोमर्स बनते हैं। ओके, इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे कि पैराफिन है, पैराफिन्स होती हैं, उनकी अगर कैटालिटिक रीफॉर्मिंग कर दें तो उससे मिलता है एरोमेटिक्स कंपाउंड, प्लस मिलते हैं हाइड्रोजन। और अगर नेफ्थीन्स ले लोगे आप, उनसे भी मिलते हैं एरोमेटिक्स। क्लियर। नेक्स्ट एक आपको बता देती हूँ प्रोसेस डिस्कस करते हैं, पॉलीमेराइजेशन। कोशिश करती हूँ इसको खत्म कर दूं अब। पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन में क्या होता है, जिसमें मोनोमर यूज होता है कोई भी, और आपका क्या बनता है, पॉलीमर। जैसे इथिलीन से क्या बनता है, पॉलीथीन। प्रो प्रोपाइलिन से क्या बनाते हो आप उसको, मोनोमर यूज करके, पॉलीप्रोपाइलिन। ओके, तो इस तरह से पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, ये प्रोसेस है एक जिसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है मोनोमर को पॉलीमर में। ओके, तो मेनली जो पॉलीमर्स होते हैं बच्चे, दो तरह के हैं जो मेनली आपको पूछे जा सकते हैं, वन इज एडिशन पॉलीमर एंड अदर इज कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसमें क्या होता है, मोनोमर्स ऐड होते रहते हैं कंटिन्यूसली और पॉलीमर बनता जाता है, फिर से ऐड करोगे आप, ऐसे पॉलीमर की लॉन्ग चेन बनती जाती है। ओके, और कुछ भी बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता। कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, अगर दो मोनोमर डिफरेंट होते हैं वो ज्वाइंट करते हैं तो थर्ड हमारे पास अगर पॉलीमर बनता भी है,
या कुछ भी, तो उसके साथ हमें बाय प्रोडक्ट कुछ रिलीज होता है, मतलब किसी ना किसी चीज की एलिमिनेशन भी होती है कंडेंसेशन में, बट एडिशन में कोई भी एलिमिनेशन नहीं होती। नेक्स्ट इज अल्काइलेशन, ये भी प्रोसेस यूज होती है। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन के अंदर बच्चे क्या होता है, कोई भी अल्कीन, लाइट अल्कीन होती है, जो लाइट अल्कीन्स को ब्रांच्ड अल्केन्स के साथ ट्रीट करवाया जाता है टू फॉर्म हाई ऑक्टेन गैसोलीन कंपोनेंट्स। ओके, और ये प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट। एसिड्स यूज होते हैं एज कैटालिस्ट, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये यूज होता है एज ए कैटालिस्ट हेयर। और जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसमें और एक अल्काइल जो आपके आप यूज करोगे ना अल्कीन, इसका डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और ये ब्रांच्ड अल्केन रिएक्ट कर जाएगी इसके साथ, तो ये चेन है जो लाइट से हैवियर बन जाएगी, चेन लॉन्ग बन जाएगी। ब्रांच्ड यूज हो रहा है तो ऑब्वियस प्रोडक्ट भी ब्रांच्ड ही बनने जा रहा है, और ब्रांच्ड अल्केन बढ़ जाएगी, ब्रांच्ड अल्केन मिलेगी आपको फिर से एक नई, बट वो होगी हाई ऑक्टेन फॉर्म में। तो इस केस में क्या है, जैसे एक एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे हम ले रहे हैं लाइट अल्कीन, तो लाइट अल्कीन के केस में हम ले सकते हैं जैसे प्रोपाइलिन। ओके, प्रोपाइलिन, इसको ट्रीट करवा सकते हो आप आइसोब्यूटेन के साथ। ओके, और यहाँ पर आपका कोई ना कोई एक खास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हम जैसे एक और एग्जांपल डिस्कस कर लें, यही देख लेते हैं, अगर प्रोपाइलिन ले रहे हो, प्रोपाइलिन की जगह अगर हम इथिलीन ले लेते हैं, इथिलीन ले लेते हैं। ओके, तो इथिलीन क्या क्या होती है, ये वाली ओलिफिन है, ये लाइट ओलिफिन है। इसको ब्रांच्ड अल्केन लाइक ब्रांच्ड जो लीनियर नहीं है, ब्रांच्ड है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन होता है CH3 दिस वन, ये है आइसोब्यूटेन। इसके साथ अगर ट्रीट करवाते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो भी बनेगा आइसोपेंटेन। ओके, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, हाइड्रोजन आप कंप्लीट कर सकते हो इसके साथ, तो ये बनेगा आपका आइसोपेंटेन, ये बन जाएगा हाई ऑक्टेन। ओके, तो इसमें क्या है, लाइट ओलिफिन ली, उसको एक ब्रांच्ड अल्केन से ट्रीट करा के लॉन्गर ब्रांच्ड अल्केन बन जाती है, और ये वाली जो प्रोसेस है इसी को क्या कहते हैं, अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब ये जो दो कार्बन थे इनके साथ ये वाले अल्काइल ग्रुप साथ में जुड़ जाता है, और आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर जाते हैं सिस्टम के अंदर। तो इस तरह से आपको मिलते हैं इसमें अल्काइले, जो भी आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट होता है वो अल्काइलेटेड मिलता है आपको। ओके, तो अल्काइलेटेड है इस तरह से। तो इसमें देखो दो कार्बन ये है, इसके साथ ये वाले अटैच हो जाएंगे, तो इस तरह से आपको न्यू प्रोडक्ट मिलता है आइसोपेंटेन। तो इस तरह से अल्काइलेशन भी हो सकती है ओलिफिन्स की। तो अल्काइलेशन इसलिए करवाई जाती है क्योंकि अल्काइलेटेड जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास वो हाई ऑक्टेन रेटिंग के हो जाते हैं। ओके, तो उनका जो ऑक्टेन नंबर है वो 90 से बढ़ जाता है, ऑक्टेन नंबर 90 से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जब ये फर्दर यूज होंगे इंजन में, तो इंजन में इंजन नॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंजन नॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो इंजन नॉकिंग जो होता है ना बच्चे वो, और जहाँ पिंगिंग कह सकते हो आप, तो वो एक तरह की अब नॉर्मल सिचुएशन हो जाती है, इंजन के अंदर क्या हो जाता है, अब नॉर्मल कंबशन होने लगती है। इंजन नॉकिंग और एक पिंगिंग का इशू आता है इंजन के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या होता है, आप कह सकते हो कि अब नॉर्मल कंबशन होती है इंजन के अंदर, इन इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर, इन इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन के अंदर जब अब नॉर्मल कंबशन होने लग जाती है, तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सी प्रोसेस कौन सी सिचुएशन आ गई, उसी को बोलते हैं इंजन नॉकिंग और पिंगिंग। ये इशू नहीं आता है अगर हम हाई ऑक्टेन हाइड्रोकार्बन्स यूज करते हैं।
इसीलिए हाई ऑक्टेन हाइड्रोकार्बन जिनका ऑक्टेन नंबर मोर देन 90 है, उनको बनाने के लिए क्या होता है, लाइट अल्कीन्स की ब्रांच्ड अल्केन्स के साथ अल्काइलेशन करवा दी जाती है, और जो बनता है हमारे पास वो हाई ऑक्टेन हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। अगर उनको आगे इंजन में कंबशन सिस्टम में यूज़ करते हैं तो हमें इंजन नॉकिंग एंड पिंगिंग का इशू नहीं आता है। ओके, तो ये है एक अल्काइलेशन प्रोसेस। इसी के साथ एक प्रोसेस और है, इसीलिए अल्काइलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसके बाद एक प्रोसेस है आइसोमेरिजेशन। आइसोमेरिजेशन भी यूज़ होती है, आइसोमेरिजेशन। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेट चेन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स है ना, उनसे हमें ब्रांच्ड आइसोमर्स मिलते हैं। तो मतलब इनका और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट इसमें जो सारे कार्बन चेन में होंगे, इसमें वही कार्बन जो है वो ब्रांच में आ जाएंगे, ब्रांचिंग हो जाएगी, स्ट्रेट चेन नहीं रहेगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिजेशन। बट ये आइसोमेरिजेशन होनी है तो उसके लिए भी कैटालिस्ट चाहिए होते हैं। कैटालिस्ट यूज होते हैं प्लेटिनम बेस्ड। ओके, प्लेटिनम बेस्ड कैटालिस्ट यूज होते हैं, जैसे कि एन ब्यूटेन है बच्चा, तो उससे मिलता है आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन से मिलता है आइसोब्यूटेन। एन पेंटेन से मिलता है आइसोपेंटेन। क्लियर। तो एक ये वाली प्रोसेस है जो ज़्यादा यूज होती है पेट्रोकेमिकल सिंथेसिस में। वन इज एक और प्रोसेस है दैट इज हाइड्रोक्रैकिंग। हाइड्रोक्रैकिंग, हाइड्रोक्रैकिंग में क्या है, जो हैवी हाइड्रोकार्बन्स है उनको लाइटर एंड जिन वो प्रोडक्ट जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, हैवी हाइड्रोकार्बन्स, हैवी हाइड्रोकार्बन्स को ट्रीट करवाया जाता है हाइड्रोजन के साथ, और साथ ही कोई ना कोई यूज हो जाता है कैटालिस्ट, और इससे बनते हैं लाइटर एंड मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ओके, और ये जो प्रोसेस होती है इसके लिए टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और इसके अंदर और कौन सी हाइड्रोक्रैकिंग जब हो रही होती है, तो इसका मतलब हाइड्रोक्रैकिंग के नाम से क्लियर है, इसमें देखो क्रैकिंग भी हो रही है और हाइड्रोजन भी यूज हो रही है, मतलब सिस्टम की हाइड्रोजिनेशन भी हो रही है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोसेसेस, वन इज क्रैकिंग एंड अदर इज हाइड्रोजिनेशन। क्लियर। तो ये है हाइड्रोक्रैकिंग। इसके बाद एक है स्टीम रिफॉर्मिंग। स्टीम रिफॉर्मिंग है जो प्रोसेस, वो मैंने आपको ये कल भी बताया था, स्टीम रिफॉर्मिंग। स्टीम रिफॉर्मिंग है, ये सिन गैस बनाने के लिए यूज होती है। सिन गैस यानी कि मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इसको बनाने के लिए यूज होती है। किससे बनाई जाती है, ये मीथेन से। ओके, मीथेन से बनाना होता है, टेम्परेचर यूज होता है 700 टू 1100 डिग्री सेल्सियस, और कैटालिस्ट यूज होता है निकल। इसके प्रेजेंस में क्या होता है, सिन गैस बनती है, मीथेन को ट्रीट करवाते हैं वाटर के साथ, और ये हमारे पास मिलते हैं प्रोडक्ट्स। ये इसलिए यूज होता है स्टीम रिफॉर्मिंग, क्योंकि इससे जो सिन गैस बनती है वो उसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनता है उस वो उनका फर्दर यूज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होती है टू फॉर्म मीथेनॉल एसिटिक एसिड, और हाइड्रोजन यूज होती है टू प्रिपेयर अमोनिया। ओके, एंड हाइड्रोक्रैकिंग एंड इन प्रोसेस ऑफ हाइड्रोक्रैकिंग। तो ये वाला है पेट्रोकेमिकल का मेन सेक्शन। इसके बिना अगर मुझे लगा कि कोई और थ्योरेटिकल कंटेंट अगर मेरे पास है और आपको रीड कर लेना चाहिए, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे उसके स्क्रीनशॉट या पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। बस इतना ही है पेट्रोकेमिकल में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे डीपली भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा प्रोसेसेस में से।
ओके, या कौन कौन से बनते हैं पॉलीमर, कहाँ पर उनका यूज़ होता है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू ट्रीट करवाया जाता है, बस यही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। अब रहे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस बेस्ड। तो आप पहले इन 2 वीडियोस को अच्छी तरह से पढ़ लो, उसके बाद मुझे आप टेलीग्राम पे बता देना कि आपने इसको फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट मैं आपको ऐसे ही आपका टाइमर सेट कर दूंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं अपलोड करूंगी वीडियो, ओके, यूट्यूब पे, तो ताकि हर बच्चा अटेम्प्ट कर पाए। तो आप अपने क्वेश्चन, मैंने जैसे एक क्वेश्चन है वो सीधा सा ही क्वेश्चन है, ओके, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो उसको मैं 5-10 सेकंड देती हूँ, आप पढ़ो अच्छी तरह से और उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करो। तो क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ओके एग्जाम में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम सेट कर देती हूँ। तो आप उसको अटेम्प्ट करके देख लेना। एट दी एंड मैंने हर वीडियो के अंदर आंसर की भी प्रोवाइड की होती है। पहले अटेम्प्ट करना, फिर एट दी एंड जब वीडियो फिनिश हो जाए आंसर कीज आ जाएंगी, उसके साथ मैच करना अपना और देखना कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो, मैं इस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जो चैप्टर है मेरी तरफ से यही फिनिश होता है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ करने की नीड है इसमें। और इसके बाद मैं फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी। अगर मुझे लगा कि इसका कुछ और भी करने वाला है, कुछ खास इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ, तो मैं वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे ही आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख सकते हो। और उसका टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, वहाँ से आप उसको कॉपी करके आप वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अंदर मैं आज ही आप एक नया डिस्कशन ग्रुप बनाया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जूनियर इंजीनियर एंड ऑफिसर के नाम पे। तो उसका लिंक मैंने आज ही दिया है, जो बच्चों को शो हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं अगर मुझे लगा और बच्चे उस चैनल को ज्वाइन कर गया है जिनको शो नहीं हुआ, तो मैं फिर से कल अपलोड कर दूंगी, वो वाला लिंक पेस्ट कर दूंगी उसमें। तो वो आप जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डिस्कशन ग्रुप बना दिया। अब जो भी अब रिमेनिंग डिस्कशन रहेगी इस पेपर के रिगार्डिंग हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। और बस आप इस जब पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस इसको इतना ही पढ़ लो, अगर आपके पास और कंटेंट है तो वो भी पढ़ो, बट ये वाला मत छोड़ के जाना, यही पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, गुड लक, सी यू लेटर, थैंक यू वेरी मच।